हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई के लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर करेंगे। आज हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर के जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको हम लोग अच्छे से समझेंगे और उसके बाद आंसर राइटिंग करेंगे। इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहां से भी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देख सकते हैं। क्लास 9 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में फटाफट से लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के प्रमुख कार्य बताएं। तो हमने यहाँ पे सभी का कार्य बताया है ताकि आपको जो अच्छा लगे उस पर आप लिख सके। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो हमने उत्तर में लिखा है इन सभी का कार्य निम्नलिखित प्रकार से है, और वो कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए फर्स्ट में हमने लिखा है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम के बारे में लिखा है कि इसमें प्रोटीन संश्लेषित होता है। फिर उसके बाद सेकेंड है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कोशिकीय श्वसन को सक्रिय एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। फिर उसके बाद थर्ड में है हरित लवक। हरित लवक का काम होता है कि प्रकाश संश्लेषण में वो सहायता करे। फोर्थ में हमने लिखा है गुणसूत्र। गुणसूत्र वह होता है जो जीन का वाहक होता है और कोशिकीय कार्यों पर वो नियंत्रण करता है। उसके बाद है गोल्जी उपकरण। तो गोल्जी उपकरण क्या करता है, तो ये विशिष्ट पदार्थों का संचयन करता है, रूपांतरण करता है और कोशिका के बाहर निकाल देता है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे रिक्तिका या रसधानी। यह कोशिका में जल संतुलन का कार्य करती है तथा साथ ही पादप कोशिकाओं में ये स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। फिर उसके बाद 7 नंबर में आता है कोशिका भित्ति। ये कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है, कोशिका को सुरक्षा देती है और साथ में उसे सहारा भी प्रदान करती है। फिर उसके बाद कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का अभिगमन पर नियंत्रण करती है। ये कोशिका झिल्ली का काम होता है। तो यहाँ पे हमने सारे एक और बचा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, तो ये कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े जो कण हैं एवं बाह्य पदार्थों का पाचन है वो करते हैं, और अंतःकोशीय पदार्थों तथा अंगों के टूटे फूटे जो भाग होते हैं उनको वो पाचित करके कोशिका को वो साफ कर देता है। तो ये सारे के सारे काम यहाँ पे हमने आपको बता दिए कि किसका कौन सा कार्य होता है। तो आपको जो भी अच्छा लगे उस पर आप इन सभी में से दो पर लिख सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। उत्तर में हमने लिखा है कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है कि पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है। उत्तर में हमने लिखा है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। और भी आप इसको कॉलम बना करके ऐसे लिख सकते हैं, तो आप कॉलम बनाकर भी इसके लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंसेस है। तो फर्स्ट में देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये साधारणतः जंतु कोशिका से पादप कोशिका बड़ी होती है और जंतु कोशिका साधारणतः छोटी होती है। ये मोटी एवं कड़ी कोशिका भित्ति के कारण इसका जो आकार है वो नियमित होता है, जबकि इसमें जंतु कोशिका में अनियमित होता है। फिर कोशिका भित्ति में उपस्थित सेलुलोज नामक एक रासायनिक यौगिक होता है जो कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो ये सारे यहाँ से देख करके भी आप इसको लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न है तो इसको हमने शॉर्ट में लिखने की कोशिश करी है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उत्तर में हमने लिखा है कि विशिष्ट पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और कोशिका के बाहर निष्कासन नहीं हो पाएगा। यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो ये सारे जो काम है वो ढंग से नहीं हो पाएंगे।
5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहते हैं और ऐसा क्यों कहते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहा जाता है और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप जीव के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करने वाली प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लवक कितने प्रकार के होते हैं एवं इनके क्या कार्य हैं। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका अवर्णीय लवक होता है जिसको एक और नाम है ल्यूकोप्लास्ट। सेकंड आपका वर्णीय लवक होता है जिसे क्रोमोप्लास्ट भी कहा जाता है और थर्ड आपका हरित लवक होता है जिसे आप क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हैं। अब इनका काम क्या है आइए जान लेते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाया जाता है और एक खाद्य संचय का कार्य करता है। किस चीज का कार्य करता है ल्यूकोप्लास्ट, तो एक खाद्य का संचय करता है। फिर उसके बाद क्रोमोप्लास्ट है, ये फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करने में ये सहायता करता है। फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट है, ये पत्तियों में पाया जाता है और ये भोजन संश्लेषण में सहायक होता है या भोजन संश्लेषण में ये सहायता प्रदान करता है। ये सब इनका कार्य है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाली छिद्र का क्या कार्य होता है। उत्तर में हमने लिखा है कि इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो ये केंद्रक झिल्ली में जो छिद्र होते हैं इनका ही ये कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें कहता है कि जीन को अनुवांशिक इकाई क्यों कहते हैं। जो जीन है इसे अनुवांशिक इकाई क्यों कहा जाता है। उत्तर में हमने लिखा है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को ही हम लोग जीन कहते हैं जो पैतृक गुणों के वाहक होते हैं और इसलिए जीन को अनुवांशिक इकाई कहते हैं। यानी पैतृक गुणों के वाहक होने के कारण जीन को अनुवांशिक इकाई भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि विसरण तथा प्रसरण में क्या अंतर है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि गैस, द्रव तथा विलेय के अणुओं की उनकी अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली जो गति है उसी को विसरण कहते हैं, जबकि जो प्रसरण है वो जल या विलायक का अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होने वाले विसरण को प्रसरण कहते हैं। तो दोनों में अंतर आप देख पाए कि विसरण क्या है और प्रसरण क्या है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जीवों में पदार्थों के परिवहन की क्या आवश्यकता है। जीवों में पदार्थों की परिवहन की क्या आवश्यकता है। उत्तर में हमने लिखा है कि उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जो क्रिया है उसको करने के लिए जीवों में पदार्थों की परिवहन आवश्यक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि क्रोमोसोम तथा क्रोमैटिड में क्या अंतर होता है। उत्तर में हमने लिखा है कि क्रोमोसोम में डीएनए की सबसे घनीभूत संरचना होती है, जबकि एक क्रोमैटिड में डीएनए की अपरिवर्तित संघनित संरचना होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। तो उत्तर में हमने लिखा है कि इस कोशिका में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है। साथ ही इन कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे अंगक पाए जाते हैं जो विशिष्ट कार्यों का दक्षतापूर्वक संपादन करते हैं। तो इनका यही लक्षण होता है कि ये कुछ इसमें बहुत सारे अंगक पाए जाते हैं और इसमें ये जो है वो पूर्ण रूप से विकसित होती है और चारों तरफ से झिल्ली से घिरी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर कहता है कि वायरसों में सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है। जो वायरस हैं
वो सजीव का लक्षण उसमें क्यों नहीं पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि वायरसों में सजीवों का लक्षण इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है यहाँ पे कि चिकनी अंतःप्रद्रवयी जालिका तथा खुरदरी अंतःप्रद्रवयी जालिका में मुख्य अंतर क्या है, यानी चिकनी और खुरदरी में अंतर क्या होता है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि जो चिकनी अंतःप्रद्रवयी जालिका होती है इनकी झिल्ली बहुत चिकनी होती है, जबकि जो खुरदरी अंतःप्रद्रवयी जालिका है इसकी बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं जो खुरदर के रूप में होते हैं, जो खुरदरे टाइप के होते हैं। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस है। तो आज का ये चैप्टर आपका क्लियर हुआ, 15 क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो और अगले कंटेंट के साथ।